नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। छत्तीसगढ़ में कल दूसरे और आखिरी चरण में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। हर विधानसभा में मौजूद एबीसी24 के रिपोर्टर्स हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। वीवीआईपी और खासकर मंत्रियों के सीट पर लोगों की खास नजर है और इस बुलेटिन में आज हम मंत्रियों के सीटों पर सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी स्थिति क्या है। चलिए, और हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ेंगे और उनसे हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की क्या स्थिति है, बड़े चेहरों की क्या स्थिति है। तो कल 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और लगातार हमारे संवाददाता सबसे पहले सबसे तेज अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीवीआईपी और खासकर मंत्रियों की सीट पर लोगों की खास नजर है और इस बुलेटिन में हम आपको मंत्रियों के सीटों पर सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पाटन विधानसभा सीट, जहां पर सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल और भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल के बीच है। सांसद विजय बघेल के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा को यहां पर जीत की उम्मीद है। स्थिति क्या है यह हम अभी समझेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री विकास कार्यों के नाम पर और जनता से सीधे जुड़ाव के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब इन दोनों के बीच अमित जोगी भी पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें ऐसी वोट मिलने की उम्मीद है। अंबिकापुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी टीएस सिंहदेव और भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल के बीच है। भाजपा का आरोप है कि सिंहदेव 15 साल से विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष और मंत्री रहने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि सिंहदेव अब भी अपनी सहजता के कारण जनता के बीच लगातार वो जा रहे हैं। साजा विधानसभा सीट की हम बात करें तो सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र चौबे और भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू के बीच है और यहां भाजपा ध्रुवीकरण के सहारे वोट मांग रही है। तो वही रविंद्र चौबे 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस अनुभव के आधार पर वो इस बार भी चुनाव मैदान में है। सीतापुर विधानसभा सीट की हम बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत और भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोपो के बीच यहां पर सीधा मुकाबला है, मुख्य मुकाबला है। और बीजेपी का कहना है कि 20 साल से विकास के काम नहीं हुए, जबकि अमरजीत का कहना है कि सीतापुर कांग्रेस का गढ़ है, बीजेपी यहां पर केवल प्रयोग कर रही है। शक्ति विधानसभा की सीट भी हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी चरणदास महंत और बीजेपी प्रत्याशी खिलावन साहू के बीच यहां पर सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी चरणदास महंत पर निष्क्रियता का लगातार आरोप लगाती रही, जबकि महंत जिला निर्माण और सरकार के विकास कार्यों के नाम पर यहां पर वोट मांग रहे हैं। चलिए, तो हम मंत्रियों के सीटों पर सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, सबकी निगाहें जो है वीवीआईपी सीटों पर है, मंत्रियों की स्थितियों को लेकर है, बड़े चेहरों को लेकर है। क्या स्थिति नजर आ रही? बिल्कुल, देखिए श्रवण, इससे पहले कि हमने जो है पूरे संभाग वाइज बताया है कि किस तरीके से जो 70 विधानसभा है वहां पर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, और अभी हम जो है बताने जा रहे हैं कि जो मंत्रियों की क्या स्थिति है। चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, स्वाभाविक रूप से जो दर्शक हैं वो जरूर जानना चाह रहे होंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, गृह मंत्री रविंद्र चौबे, जो मंत्री हैं रविंद्र चौबे और ताम्रध्वज साहू, उनकी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पाटन विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जबकि बीजेपी ने सांसद विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया है और निश्चित रूप से दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर अमित जोगी की भी एंट्री हुई है और अमित जोगी जो कहीं ना कहीं एससी वोट को जो है जरूर लेंगे। और इससे पहले कि जब 2018 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने 13,000 वोट जो है पाटन से प्राप्त किए थे, और इस बार हालांकि सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो वो जो है अपने विकास कार्यों को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पाटन की जनता चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। और इससे पहले कि आपको याद है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव हार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
मुख्यमंत्री ने ये बताने की कोशिश की है कि पाटन का चुनाव वहाँ की जनता लड़ रही है और हमने ऐसे काम किए हैं जिसके बदौलत जो है फिर से कांग्रेस प्रत्याशी अर्थात जो है मुझे जीत मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर जो है आप देखें कि विजय बघेल हैं, विजय बघेल भी जो है 2008 में विधायक रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही हराए हैं और सांसद में भी जो 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो पाटन विधानसभा से भी उन्होंने लीड बनाई हुई थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है और निश्चित रूप से कल दोनों जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने जो मतदान केंद्र है वहाँ पर जाएंगे सुबह 9 और 10 बजे के लगभग और वहाँ पर मतदान करेंगे। अब जो है दूसरी सीट आते हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जो अंबिकापुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उसी तरीके से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अग्रवाल वो है और सीधा मुकाबला यहाँ पर दोनों के बीच है। दरअसल ये बात आता है कि अंबिकापुर से कांग्रेस को बढ़त नहीं मिलती और लखनपुर जो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का क्षेत्र है वहाँ से उस बार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब 3 बार लगातार हो गए टीएस सिंहदेव जो है विधायक बन रहे हैं लेकिन वहाँ अंबिकापुर के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले विधायक बने, फिर वो नेता प्रतिपक्ष बने, फिर डिप्टी सीएम मंत्री बने, फिर डिप्टी सीएम बने। तो कुल मिलाकर आप देखें कि महत्वपूर्ण पदों पर रहे लेकिन विकास कार्यों को लेकर आरोप लगता रहा कि विकास कार्य कुछ हुए नहीं है। फिर अब जो तीसरी सीट आई है जो काफ़ी एक संघर्ष माना जा रहा है, साजा विधानसभा जो मंत्री रविंद्र चौबे का है और कांग्रेस ने जो है बीजेपी ने जो है ध्रुवीकरण के सहारे जो है वोट मांगने की कोशिश की है और निश्चित रूप से यहाँ पर जो ईश्वर साहू है उनको उतारा गया है। ईश्वर साहू मालूम है कि जो बीरानपुर हिंसा में जिस लड़के की मौत हुई थी उनके पिता है और भाजपा जो है इसके सहारे जो है कहीं ना कहीं जो और अन्य विधानसभा है जो उससे लगी हुई है और खासकर साहू वोटर्स उनको प्रभावित करने की कोशिश की है और यहाँ पर जो है सीधा मुकाबला है। और आप याद रखिए, आप देखिए कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी जो है इस सभा को संबोधित किए हैं साजा में, कल वो भी आए थे और तमाम जो बड़े नेता है वो वहाँ पर पहुंचे हुए थे। उसके बाद आप देखिए कि जो ताम्रध्वज साहू हैं जो दुर्ग ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके खिलाफ में ललित चंद्रवंशी है। यहाँ पर साहू और चंद्राकर के खिलाफ जो है सीधी लड़ाई है और साहू और चंद्राकर का वोट जो है भी वो काफ़ी मायने है। लेकिन ताम्रध्वज साहू पर ये आरोप जो है बीजेपी लगाती है कि गृह मंत्री होने के बावजूद भी जो है वहाँ पर अवैध सट्टा जुआ और भ्रष्टाचार जो है होते रहे। लेकिन ताम्रध्वज साहू का कहना है कि वो जो है अपने सरकार के कार्यों के बदौलत जो है चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा, कल मतदान है और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। उसके बाद आप देखिए कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत उनकी भी सीट जो है फंसी हुई है और काफ़ी टफ माना जा रहा है। खिलावन साहू जो 2013 में विधायक थे और 2018 में उनको टिकट नहीं दी गई और फिर से 2023 में उनको टिकट दी गई है और बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि चरणदास महंत काफ़ी निष्क्रिय हैं, वहाँ पर जाते नहीं लेकिन कहीं ना कहीं जिला निर्माण जो शक्ति जिला का निर्माण किया गया उस पर जो महंत हैं वो कहते हैं कि हमको इस पर जो है हमने बनाया है और हमने जो है शक्ति के डेवलपमेंट और अन्य विकास कार्यों के लिए काफ़ी काम किए हैं। और बता दें कि चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत वो सांसद भी है जिन्होंने भले ही चरणदास महंत जो फील्ड में नहीं गए हो जो आरोप लगते हैं लेकिन ज्योत्सना महंत जो है जरूर जो है समय समय पर वहाँ पर जाती रही हैं और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा करती रही है। उसके अलावा आप देखिए कि जो नवागढ़ से रुद्र कुमार और दयाल दास के बीच सीधा मुकाबला है लेकिन जो वहाँ पर चूंकि अहिवारा सीट थी रुद्र कुमार की वो जो है नए सीट से नवागढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए आरंग से मंत्री शिव डहरिया और बालदास के बेटे जो है गुरु खुशवंत के भी सीधा मुकाबला है। तो ये मंत्रियों की स्थिति है और मंत्रियों की स्थिति को लेकर कहना है कि कई मंत्रियों जो के बीच सीधी लड़ाई है, सीधी टक्कर दे रहे हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी, ये है सबसे महत्वपूर्ण। निश्चित रूप से तो कई जगहों पर सीधी टक्कर भी देते नजर आए। सौरभ, आपसे यह भी समझना चाहेंगे यदि मंत्रियों के सामने हम चुनौतियों की बात करें तो कौन कौन सी चुनौतियां आप देख पा रहे हैं इन सीटों पर? बिल्कुल देखिए श्रवण, यहाँ पर मंत्रियों के सामने चुनौतियाँ जो है 2-3 प्रकार से देखी जा रही है। सबसे पहले तो भाजपा जो है कई मुद्दों पर जो पूरे प्रदेश व्यापी ये आरोप लगाते रहे कि जो है भ्रष्टाचार हुआ है और उसके अलावा जो है सभी मंत्रियों के और सभी जो बड़े नेता हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़े हैं स्थानीय मुद्दे जो है काफ़ी हावी रहे और स्थानीय मुद्दों के अलावा जो है जातिवाद का भी काफ़ी मुद्दा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि इसका फायदा जो है किसको मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई जगहों पर, जैसे मैं नवागढ़ की बात कर रहा हूँ, तो नवागढ़ में
में गुरु रुद्र कुमार सीट चेंज किए हैं और उसके कारण जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ नजर नहीं आते। लेकिन जो है लड़ाई तो है, सीधी टक्कर तो है दोनों के बीच, दयालदास बघेल और गुरु रुद्र कुमार के बीच। इसी तरीके से कुछ और मंत्रियों की सीट है जहां पर इस तरीके की बात आती है। इसके अलावा अब सौरभ हम बात करें तो ये देख सकते हैं साफ तौर पर कि ज्यादातर मंत्रियों के सामने बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया, नए चेहरों को उतारा है। इसको किस तरह से समझे, क्या असर पड़ सकता है इसका? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया। आप देखिए कि जितने जगह हैं अधिकांश जगह नए चेहरों को मौका दिया गया। सबसे पहले आप देखिए कि जो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हैं उनके खिलाफ भी जो है बीजेपी ने एक नया चेहरा उतारा है। फिर आप देखिए सीतापुर में अमरजीत भगत के सामने जो है रामकुमार टोप्पो को जो दिया गया है, और रामकुमार टोप्पो जो है सैनिक है और वो जो है अपना जो इस्तीफा देकर यहाँ पर आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले की एक चर्चा थी कि लोगों ने वहां के बुलाया है कि आप जो चुनाव लड़िए, और वो सीधे तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका आरोप भी है कि मंत्री अमरजीत भगत जो है चार बार हो गए वो विकास कार्य नहीं करा पा रहे, जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो सीतापुर में नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि ताम्रध्वज साहू के खिलाफ जो ललित चंद्राकर को उतारा गया है, जो शिव डहरिया हैं उनके खिलाफ जो गुरु खुशवंत को उतारा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो साझा विधानसभा है जहां पर मंत्री रविंद्र चौबे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ ईश्वर साहू को उतारा गया है। तो आप अधिकांश जगहों पर देखिए कि नए प्रत्याशियों को ही मौका दिया गया है। और बीजेपी की हो सकता है कि एक कुछ विशेष रणनीति हो, ताकि इससे पहले की जो अगर फाइट में रहे हो वो जो है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अगर उनको लगता है कि ये हम पर भारी पड़ जाएंगे ये मंत्री, इसलिए नए और फ्रेश चेहरे को दिया गया। और अधिकांश सीटों पर आप देखिए कि फ्रेश चेहरे देने के कारण ही जो है तमाम बीजेपी के नेताओं ने प्रचार प्रसार किया है, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे और अलग अलग जो नेता हो, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी जगहों पर इन्होंने आने की, प्रचार प्रसार करने की पूरी कोशिश की है। अब देखना होगा, कल चुनाव है और फिर 3 दिसंबर को परिणाम है। तो खासकर जो मंत्रियों की सीट है, तो मंत्रियों में से कितने की जीत हो रही है और कितने की हार हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो नए कैंडिडेट हैं बीजेपी की, वो क्या चैलेंजेस कोई दे पा रहे हैं जिसका खामियाजा हो सकता है कि भुगतना पड़े, या फिर जो है जब 3 दिसंबर को परिणाम आए तो जो कांग्रेस बीजेपी ने जिस रणनीति के तहत जो ये टिकट दी है वो रणनीति के तहत उलट हो जाए और कांग्रेस के ये सारे मंत्री जो है जीत दर्ज कर लें। निश्चित रूप से सौरभ, फिलहाल तो सभी का अपनी अपनी जीत का यहाँ पर दावा है, सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इंतजार 3 दिसंबर का करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।